Hello students, I am Vinay Kumar Singh from City Law College. In our today's video lecture on law of torts, we will discuss the topic defenses to defamation. In our previous video lecture, we will discuss the topic defamation in detail. Defamation क्या होता है, defamation के essentials, defamation पे हमने विनफील्ड की definition देखी थी. आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफेमेशन में कुछ डिफेंसेस, डिफेमेशन के कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल होते हैं. तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी में सेक्शन 499 में डिफेमेशन जो है, मानहानि का जो टॉपिक है, जो ऑफेंस है, वो क्लियरली डिफाइंड है और सेक्शन 499 में इटसेल्फ कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो मेंशन्ड हैं. यानी अगर हम डिफेमेशन को एज अ ऑफेंस, एज अ क्राइम ट्रीट करें तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और डिफेमेशन को जब हम एज अ एक्शनेबल टॉर्ट डील करते हैं तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या डिफेंसेस होते हैं, अवेलेबल होते हैं डिफेंडेंट को. ठीक है. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफेमेशन जो टॉपिक है उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, और कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अगर ले लिया जाए तो उससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं. जो हमने काइंड्स ऑफ डिफेमेशन देखा था, लिबल एंड स्लैंडर, उससे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं. एक बार इन शॉर्ट बहुत समराइज वे में हम डिफेमेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिफेंसेस टू डिफेमेशन. ठीक है. डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन किसी पर्सन की रेपुटेशन होती है. किसी पर्सन की रेपुटेशन पे अगर कोई बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के अगर कोई उस पर लांछन लगाता है, किसी तरह का उस पर कोई आरोप लगाता है जिसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उस पर्सन ने उस पर्सन को डिफेम किया है, डिफेंडेंट ने प्लांटिफ को डिफेम किया है. एक हमने डेफिनेशन देखी थी कि जैसे किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल, इमूवेबल, उसी तरह उसकी रेपुटेशन जो होती है वो भी एक प्रॉपर्टी ट्रीट होती है, और समटाइम्स मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर प्रॉपर्टी. कभी कभी जो सारी जितनी उसके पास संपत्ति होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल होती है वो उसकी रेपुटेशन होती है. इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर्सन की अगर इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आ जाती. तो रेपुटेशन क्या होता है? डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन ये होता है कि सोसाइटी के लोगों के बीच में अगर हम किसी पर्सन की जो रेपुटेशन बनी हुई है उसको हम अगर डिग्रेड कर देते हैं, उन लोगों की राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में अगर उस पर्सन की रेपुटेशन, कल तक लोग उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, बहुत मानते थे उसको, आज उसके बगल आपने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में बोल दिया कि ये तो चोर है, और अगर आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो चोर है या नहीं है, और आपने अगर ऐसे ही ब्लफ में कह दिया है, तो उसके बाद से अगर जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उस सोसाइटी के लोगों के बीच में, राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में अगर उसको ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, तो ये आपने क्या किया? उस पर्सन को आपने डिफेम करने का काम किया है. डिफेमेशन के जो 3 बेसिक एसेंशियल थे वो मैंने आपको बताए थे कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए. किसी भी डिफेमेशन को प्रूफ करने के लिए प्लांटिफ को जो 3 बातें जो प्रूफ करनी है वो है, सबसे पहले कि स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? वो स्टेटमेंट जो है वो डिफेमेटरी होना चाहिए. दूसरा क्या था? दूसरा था द सैड स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लांटिफ. वो जो स्टेटमेंट कहा गया है, वो जो स्टेटमेंट जो है वो जो डिफेंडेंट ने दिया है वो प्लांटिफ को रेफर करके कहा जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसने इन जनरल किसी को कह दिया है और आप उसको मान लेंगे कि वो आपको ही पॉइंट आउट करके कहा गया है. इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हमने इन जनरल कह दिया कि सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, सारे जो एडवोकेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्रोकर होते हैं, तो ये क्या है? ये कोई पर्टिकुलर एक वकील या कोई एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिशियन जाके सूट फाइल नहीं कर सकता कि इन्होंने तो हमें डिफेम किया है. इसीलिए जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो
पॉइंट आउट करके पर्टिकुलर पर्सन को कहा जाना चाहिए। द सैड स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लांटिफ। एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए और वो किसको रेफर होना चाहिए, वो प्लांटिफ को रेफर होना चाहिए। और जो थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट था वो था कि वो जो स्टेटमेंट है, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, उसका पब्लिकेशन होना चाहिए। पब्लिकेशन बहुत मस्ट है, क्योंकि जो डिफेमेशन का ऑफेंस है वो लोगों के बीच में अगर जो आपकी इमेज है उसी को खराब करना ही आपका डिफेमेशन है। यानी अगर कोई पर्सन आपको अकेले बंद कमरे में अगर आपको गाली देता है, आपको कुछ भी ऐसा बोलता है जिससे आपको ख़राब लगता है, तो ये आपका डिफेमेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर वो वही चीज़ें, वही बातें अगर चौराहे पे खड़े होके 10 लोगों के बीच में कहता है, तो ये उसने क्या किया, आपको डिफेम करने का काम किया उसने। तो यहाँ पब्लिकेशन से क्या मतलब है? पब्लिकेशन से मतलब ये है कि 4 लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके बारे में डिफेंडेंट ने क्या कहा, जिससे उन लोगों के बीच, उन 4 लोगों के बीच में आपकी जो रेपुटेशन आज तक बनी बनाई, जो आपकी इज्जत थी, वो डिग्रेड हो जाए, आप ह्यूमिलिएट फील करें, लोग आपको अब उतनी तवज्जो ना दें। यही है डिफेमेशन। ठीक है, दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी, एक लेबल और सिलेंडर। लेबल क्या होता है? लेबल होता है कि जब परमानेंट फॉर्म में, इन राइटिंग या प्रिंटिंग या पिक्चर या किसी ऐसे फॉर्म में अगर हम किसी पर्सन को डिफेम करते हैं, तो ये वो लेबल के कैटेगरी में आता है। और स्लेंडर क्या होता है? जब केवल ओरली अगर हम किसी पर्सन को डिफेम करते हैं, कुछ कहते हैं उसके बारे में, जिससे उसका डिफेमेशन होता है, तो वो स्लेंडर की परव्यू में आता है। और लेबल क्या होता है? लेबल होता है परमानेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग। इन राइटिंग हमने कोई नॉवेल लिख दिया डिफेमेटरी किसी के अगेंस्ट में, हमने कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई हमने पिक्चर बना दी, कोई हमने पेंटिंग कर दी, तो ये सब क्या है? ये सब लेबल की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों जो हैं ये एक्शनेबल टॉर्ट हैं। वैसे ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो बनाया गया है, ये इंग्लिश लॉ में है मेनली। अपने यहाँ इंडिया में ऐसा कोई डिफरेंस जो है वो वर्क करता नहीं है। ठीक है, तो आइए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली जो हमको डिस्कस करना है वो डिफेंसेस क्या अवेलेबल हैं, व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल इन अ सूट फॉर डिफेमेशन। मेनली हम अपने इस वीडियो लेक्चर में 3 डिफेंसेस को डिस्कस करेंगे। जो पहला इस आंसर में जो हम मेनली 3 डिफेंसेस को डील करेंगे। जो पहला डिफेंस अवेलेबल होता है डिफेंडेंट को इन केस ऑफ अ डिफेमेशन, वो ये होता है जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। जो दूसरा है वो फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ प्रिविलेज। प्रिविलेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड द सेकंड वन इज़ क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ केस लॉ भी देखेंगे इसमें। इन डिटेल आइए हम डिस्कस करते हैं डिफेंसेस इन अ सूट फॉर डिफेमेशन। द फॉलोइंग डिफेंसेस आर अवेलेबल इन एन एक्शन फॉर डिफेमेशन। द फर्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। डिफेंडेंट जो है वो इस बात का हमेशा प्ली ले सकता है, इस बात का हमेशा डिफेंस ले सकता है कि उसने जो भी स्टेटमेंट प्लांटिफ के अगेंस्ट में दिया है, वो या जिसको प्लांटिफ कोट कर रहा है कि नहीं ये तो इससे तो हमारा डिफेमेशन हुआ है, तो डिफेंडेंट इस बात का हमेशा डिफेंस ले सकता है कि जो भी हमने स्टेटमेंट कहा है उसके पीछे क्या है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, या ये जो है जो भी स्टेटमेंट मैंने कहा है ये प्रॉपर एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। मैंने जो भी कहा है, मैंने कुछ भी फॉल्स नहीं कहा है, मैं इसके पीछे मेरा कोई मैलिस नहीं है। मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है ये क्या है, एक इसको वो जस्टिफाई करता है और कहता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है ये एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, इसके पीछे मेरा कोई मैलिस किसी तरह का नहीं है। द ट्रूथ ऑफ डिफेमेटरी वर्ड इज अ कंप्लीट डिफेंस। The truth of a defamatory words is a complete defense to an action for libel or slander. ठीक है, for the defense of justification it is not essential to prove that the alleged defamatory statement is literally true. It is sufficient if it is true in substance. जरूर नहीं कि कोई complete जो statement उसने कहा हो वो ट्रू होना चाहिए। अगर इन सब्सटेंस भी, अगर वो जो सेंटेंस है जो डिफेंडेंट ने प्लांटिफ के अगेंस्ट में दिया है, अगर वो सब्सटेंशली भी उसका कुछ पार्ट भी अगर वो ट्रुथ सही है, तब भी ये एक प्रॉपर डिफेंस लिया जाएगा। ठीक है, इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों हम जस्टिफिकेशन और ट्रुथ को एक प्रॉपर डिफेंस मानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि law will not permit a man to recover in respect of an injury to a character which
विच ही डज नॉट और ऑट नॉट टू पजेस, मतलब पर्सन वो रेपुटेशन रखता ही नहीं है। अगर वो चोर को चोर कह दिया तो क्या उससे उसका डिफेमेशन होगा? नहीं। करप्ट को करप्ट कह दिया, कोई घूस ले रहा है कह दिया कि तो हमसे घूस मांग रहे थे, करप्शन कर रहे थे, तो ये कर देने से उस पर्सन की कोई डिफेमेशन हुआ? नहीं। इसके पीछे हमारा प्रॉपर जस्टिफिकेशन और ट्रुथ है, क्योंकि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि लॉ विल नॉट परमिट अ मैन टू रिकवर डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी टू अ कैरेक्टर विच, जो जिस कैरेक्टर को वो पजेस ही नहीं करता है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि मेरा डिफेमेशन हुआ है? यानी जब वो ऑनेस्ट है ही नहीं है, वो चोर है, वो करप्ट है, वो अपनी सीट पे बैठ के करप्शन कर रहा है, तो अगर किसी ने कह दिया कि ये तो करप्ट, ये पर्सन जो है ये करप्ट है, तो जब उसका वो कैरेक्टर था ही नहीं, उसकी वो इमेज थी ही नहीं लोगों की नज़रों के बीच में, तो इससे उसका कैसे डिफेमेशन हो सकता है? इसीलिए इसको प्रॉपर जो है ये एक डिफेंस की कैटेगरी में रखा गया है, जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। ठीक है। एक केस लॉ है विमल कुमार वर्सेस देसदी वैक्सर, AIR 2005 का। It was alleged by the plaintiff that in circular published by the defendant, it was stated that plaintiff, a minister, was assisted in causing nuisance in management of school, and he also took share from the salary of teacher. This allegation was found to be correct. It was held that defendant was not guilty of libel. यानी जो भी डिफेंडेंट ने कहा था उस मिनिस्टर के अगेंस्ट में, वो उसको बाद में जब इंक्वायरी हुई तो वो एकदम क्लियर निकल के आता है कि ये तो एकदम सच्चाई थी, एकदम प्रॉपर जस्टिफिकेशन था उसके पीछे, वो एकदम सही बात उसने कही थी, इसीलिए ये डिफेमेशन की परव्यू में नहीं आएगा। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज नॉट गिल्टी ऑफ लिबल। लिबल क्या होता है? जो परमानेंट फॉर्म में होता है। ठीक है। एक केस लॉ है इसी पॉइंट पे, जस्टिफिकेशन और ट्रुथ पे, राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ, AIR 1985। इसमें क्या होता है? डिफेंडेंट होता है वो एक न्यूज़पेपर का एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर होता है। ठीक है। वो अपने उस पेपर में सीरीज ऑफ आर्टिकल प्लांटिफ के अगेंस्ट में पब्लिश करता है। वो जो प्लांटिफ होता है वो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। डिफेंडेंट उस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में सीरीज ऑफ आर्टिकल अपने पेपर में पब्लिश करता है कि डिफेंडेंट ने क्या किए हैं? फॉल्स सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, लोगों से घूस लिया है, एक्सेप्टेड ब्राइब एंड अडॉप्टेड इलीगल मीन्स इन वेरियस मैटर्स। इन एन एक्शन फॉर डिफेमेशन द डिफेंडेंट कुड नॉट प्रूव दैट the facts published by him were true and therefore he was held liable। यानी जो आपने कहा है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी इस बात का आप डिफेंस ले सकते हैं प्रॉपर। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपके अगेंस्ट तो डिफेमेशन का प्रोसीडिंग तो आपके अगेंस्ट चलेगी ही चलेगी, आपको कॉम्पनसेशन तो प्लांटिफ को देना ही पड़ेगा। अगर उसने आपके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर कराया है, कंप्लेंट की है, तब तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। और अगर उसने एक्शनेबल टॉर्ट या टॉर्ट की पर सिविल सूट लाया है आपके अगेंस्ट में, तब तो आपको उसे डैमेज देना पड़ेगा। यानी आपने जो भी स्टेटमेंट कहा है, डिफेंडेंट ने जो भी स्टेटमेंट कहा है, अगर वो उसको प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर वो एक प्रॉपर इसका डिफेंस नहीं ले सकता है। जो सेकंड हमारा डिफेंस अवेलेबल होता है इन केस ऑफ डिफेमेशन, वो होता है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। ये जो डिफेंस है ये यूजुअली जो क्रिटिक्स होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, जो लोग कोई बुक पब्लिश होती है तो उसके बारे में प्रॉपर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोनाफाइडली उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये डिफेंस मेनली उन्हीं लोगों को, मतलब मेनली तो ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं लोगों को अवेलेबल होता है, लेकिन मेनली उन्हीं लोगों को अवेलेबल होता है। ठीक है। द सेकेंड डिफेंस टू एन एक्शन फॉर डिफेमेशन इज that of fair comment, fair and bona fide comment। fair comment means comment honestly। fair comment से, fair से यहाँ क्या मतलब है? fair से मतलब है honestly without any malice। fair comment means comment honestly believed to be true and not inspired by any malicious motive। fair से मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी हम कमेंट कर रहे हैं वो हम ऑनेस्टली उस पर बिलीव कर रहे हैं कि ये सही है, ये सच है, और उसके पीछे कोई इविल इंटेंशन या कोई इविल मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। या कोई मैलिशियस मोटिव नहीं होना चाहिए।
द डिफेंस ऑफ फेयर कमेंट इज अवेलेबल व्हेन द डिफेंडेंट एस्टैब्लिश, डिफेंडेंट को इसके लिए क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, दैट द स्टेटमेंट कंप्लेंट ऑफ इज अ कमेंट एंड नॉट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। डिफेंडेंट को सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी कहा है वो एक कमेंट दिया है, कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हमने नहीं दिया है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको कि कमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि ए सेज ऑफ अ बुक पब्लिश्ड बाय जेड, जेड्स बुक इज फुलिश, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, जेड्स बुक इज इंडिसेंट, जेड मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड। दीज आर कमेंट्स। ये क्या किया है जेड ने, ए ने क्या किया है, जेड की बुक के बारे में अपना एक फेयर कमेंट दिया है, एक ऑनेस्ट अपना कमेंट दिया है और उसके पीछे उसका कोई इविल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, दीज आर कमेंट्स एंड विल बी प्रोटेक्टेड इफ दे आर नॉट मैलिशियस। मैलिशियस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर प्लांटिफ ने ये प्रूव कर दिया कि डिफेंडेंट ने जो भी ये फेयर कमेंट या जो भी कमेंट का ये बेसिस सहारा ले रहे हैं, ये इसके पीछे इनका मैलिशियस इंटेंट था, तो फिर आप नहीं बच पाएंगे इससे। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है जो डिफेंडेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा वो ये है कि द कमेंट इज फेयर। जो भी डिफेंडेंट ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो एक फेयर स्टेटमेंट है। अ कमेंट इन ऑर्डर टू बी फेयर मस्ट बी बेस्ड ऑन द ट्रू फैक्ट्स। जो भी कमेंट उसने दिया है वो ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड है, उसके पीछे ऐसा नहीं कि कैसे ऐसे ही हवा में या ऐसे हमने कुछ कह दिया है या उसके पीछे कोई गलत तथ्य हमने दिए हैं। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि दैट मैटर इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो क्रिटिक्स वगैरह जो होते हैं उनका उसके पीछे पर्पस क्या होता है, उसके पीछे पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस होता है कि उसके बारे में एक वो फेयर कमेंट करते हैं जिससे लोग जो होते हैं उनके हित में हो कि इसको जो भी चीज़ जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग उन्होंने फेयर कमेंट किया है लोग उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करें। ठीक है, अ बोनाफाइड एंड फेयर कमेंट और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डिफेमेशन। अ बोनाफाइड एंड फेयर कमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डिफेमेशन। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, वो है कि दैट द कमेंट हैज़ नॉट बिन पब्लिश्ड मैलिशियसली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फेयर एंड बोनाफाइड डिफेंस में यही है कि डिफेंडेंट का जो एक्ट होना चाहिए वो मैलिशियसली नहीं होना चाहिए। द कमेंट मस्ट बी बोनाफाइड एंड मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन मैलिस। ठीक है, यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि कमेंट मीन्स एन एक्सप्रेशन। कमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है मैं थोड़ा बता दूं आपको। कमेंट मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टन फैक्ट्स रादर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यही वो डिफरेंस होता है कमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में। अ फेयर कमेंट इज अ डिफेंस बाय इटसेल्फ। अ फेयर कमेंट इज इटसेल्फ बाय A fair comment is a defense by itself, whereas if it is a statement of fact that can be excused only if justification or privilege is proved regarding that. उसके अगर आपने कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है तब तो आपको पहला जो डिफेंस अवेलेबल था जस्टिफिकेशन और ट्रूथ वो प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कमेंट किया है, फेयर कमेंट किया है आपने, उसके पीछे आपको कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं है, तो फिर आपको ये फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट के जो हमने 4 पॉइंट्स देखे तो आपको ये पॉइंट्स प्रूव करने, डिफेंडेंट को ये पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड डिफेंस अवेलेबल होता है वो उसको हम कहते हैं प्रिविलेज, विशेषाधिकार। ठीक है, विशेषाधिकार से यहाँ क्या मतलब है, विशेषाधिकार को यानी प्रिविलेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड द सेकंड वन इज क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है, विशेषाधिकार से मतलब यहाँ पे ये है कि या प्रिविलेज से मतलब ये है कि अगर कुछ पर्सन्स को ऐसी छूट मिली होती है कि वो अगर इस तरह का कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे किसी पर्सन की रेपुटेशन हर्ट होती है या उसकी रेपुटेशन पे कोई धब्बा लगता है, कोई लांछन लगता है, तो वो उनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती है, उनको इम्यूनिटी मिली होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में कि वो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको प्रिविलेज में एब्सोल्यूट प्रिविलेज जो होता है वो मिला होता है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज से मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती। और क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज ये होता है कि वहाँ पे मैलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत प्रिविलेज वहाँ भी मिलता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज को। एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है, ऑन द सर्टन ओकेजन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम।
जैसा कि हमने देखा था कि हमारा आर्टिकल 19 जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बोलने, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे किसी पर्सन को डिफेम करेंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में इटसेल्फ कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए। उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में डिफेमेशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी डिफेमेशन के ग्राउंड पे, यानी आप अपने अगर वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति का किसी पर्सन का डिफेमेशन करते हैं तो आपके उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला हुआ होता है, यानी अगर वो अपने स्टेटमेंट से अगर किसी पर्सन को डिफेम करते हैं, इस तरह कोई एक्ट करते हैं, तो उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली होती है, ठीक है। वो कौन लोग होते हैं? ऑन सर्टन ओकेजन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम। ऑन सच ओकेजन्स द पर्सन इज ग्रांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एक्सप्रेस सो दैट द पर्सन कैन परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल विदाउट एनी फियर ऑफ डिफेमेशन ऑफ एनीवन एल्स, ठीक है। The plea of absolute privilege is available in respect of the first one is parliamentary proceedings. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में जो प्रिविलेज है वो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में इटसेल्फ मेंशन्ड है, एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि जिस समय सेशन चल रहा होता है उस समय जितनी भी तरह की बहस होती है, जितनी भी तरह की डिबेट होती है पार्लियामेंट में, उसके दौरान जो भी स्टेटमेंट्स का इधर से उधर पक्ष विपक्ष पे और या जो सत्ता पक्ष होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो या उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी उस डिबेट में जो भी स्टेटमेंट या जो कुछ भी बातें बोलते हैं उसके बेसिस पे कि उनके ऊपर किसी तरह का डिफेमेशन का सूट नहीं लाया जा सकता। उनको पूरी तरह की एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला होता है, उनको विशेषाधिकार मिला होता है, ठीक है। नो एक्शन लाई फॉर स्टेटमेंट मेड बाई मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउसएवर इंजीरियस दे मे बी टू द इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन। ऑल रिपोर्ट्स, पेपर्स, वोट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑर्डर टू बी पब्लिश्ड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड। वो उस दौरान सेशन के दौरान जो भी बातें कहेंगे वो सब प्रिविलेज्ड होती हैं, उनके बेसिस पे उनके अगेंस्ट में कोई भी डिफेमेशन का सूट नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ एक्सप्रेसली मेंशन्ड है सेक्शन 105 क्लॉज 2 में, ठीक है। जो सेकंड है हमारा वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं है केवल हम यूनियन पार्लियामेंट की ही बात कर रहे हैं, हम स्टेट लेजिस्लेचर की ही बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को सेक्शन 194 क्लॉज 2 में प्रिविलेज मिला हुआ है और यूनियन पार्लियामेंट को सेक्शन 105 क्लॉज 2 में प्रिविलेज मिला हुआ है इसके रिगार्डिंग। यानी ये दोनों सेक्शन 105 क्लॉज 2 और सेक्शन 194 क्लॉज 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन दोनों आर्टिकल्स में इटसेल्फ एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि इन लोगों को क्या होता है, सेशन के चलने के दौरान, जिस समय सेशन चल रहा होता है उस समय इनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला हुआ होता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है जिन लोगों को एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला होता है वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन 121 में, सेक्शन 121 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एवरी स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद वट एवर मोटिव बाई जज और ज्यूरी और पार्टी, विटनेस और एडवोकेट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड। यानी जब भी किसी पर्सन का ट्रायल चल रहा हो किसी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के अथॉरिटी के समक्ष या प्रोसीडिंग चल रही हो किसी मामले की, उस दौरान जो भी बातें जज कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, ज्यूरी सिस्टम तो खैर अपने आप अब है नहीं, तो वो सब क्या होता है, पूरी तरह से एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड होता है। उनके बेसिस पे किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। जो थर्ड है वह कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स। Communications relating to affairs of a state made by one officer of state to another are absolutely privileged। यानी अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों का निर्वहन करते समय अगर कोई ऑफिसर जो किसी तरह का स्टेटमेंट यूज़ करता है तो उसके बेसिस पे उसके ऊपर कोई डिफेमेटरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये वो तीन बातें थी जहाँ पे जिनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला हुआ होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वालिफाइड प्रिविलेज के बारे में। क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है? In certain occasions, the defense of qualified privilege is also available. In such a case, unlike the defense of absolute privilege, it is necessary that statement must have been made without malice। यहाँ पे अच्छा, जो absolute privilege था वहाँ पे अगर maliciously भी कोई आपने statement कहा है तो भी वहाँ पे आपको पूर्ण विशेषाधिकार मिला होता है, इम्यूनिटी, कंप्लीट इम्यूनिटी मिली होती है। लेकिन यहाँ क्वालिफाइड प्रिविलेज में क्या होता है, आपने जो भी स्टेटमेंट कहा है अगर उसके पीछे आपका मैलिस है तब फिर आप बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैलिस नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है,
द फॉलोइंग आर द चीफ इंस्टांसेस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज। ये वो इंस्टांसेस हैं जहाँ पे क्वालिफाइड प्रिविलेज मिला होता है डिफेंडेंट को। व्हेन द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, सेल्फ डिफेंस में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसने कोई कम्युनिकेशन किया है, या जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, या किसी पब्लिक मीटिंग की प्रोसीडिंग पे को उसने फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग की है उसकी, तो उस पर भी उसको क्वालिफाइड प्रिविलेज मिला हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा इस डिफेंसेस के टॉपिक में जो हम दो चीज़ें और थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? तो आप हमेशा याद रखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लांटिफ के ऊपर होता है। प्लांटिफ को ये प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट ने जो है वो मेरा डिफेमेशन किया है। ठीक है। और अगर डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस लेना चाहता है तो फिर ये डिफेंस जो है वो डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा। यही वो तीन जो डिफेंसेस थे, यानी जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, फेयर कमेंट, और थर्ड वन इज प्रिविलेज। तब ये डिफेंडेंट को प्रूव करने पड़ेगा, लेकिन इनिशियली प्लांटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के इस स्टेटमेंट की वजह से मेरा डिफेमेशन हुआ है। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे वो क्या है कि क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। रेमेडीज में मेनली जो प्लांटिफ है वो डिफेंडेंट से डैमेजेस रिकवर कर सकता है। किसी किसी मामले में ये देखा जाता है कि प्लांटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इंजंक्शन भी, अगर वो कोई ऐसी सीरीज ऑफ पब्लिकेशन अपने न्यूज़पेपर में या कोई बुक पब्लिश करने वाला होता है जिससे प्लांटिफ को ये खतरा होता है कि इससे मेरा डिफेमेशन होगा, तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इंजंक्शन भी इशू करा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, बताया गया है, जो डिफेमेशन एज अ ऑफेंस, वहाँ पे उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी जो है वो रजिस्टर करा सकता है। ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड में 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने या साथ ही साथ दोनों का प्रावधान बताया गया है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड 1860 में। तो ये जो मेनली जो 3 डिफेंसेस हैं, एक तो द फर्स्ट वन इज़ डैमेजेस, द सेकंड वन इज़ कि वो इंजंक्शन, प्लांटिफ जो है वो इंजंक्शन इशू करा सकता है, और जो तीसरा जो है वो ये है कि उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सकता है प्लांटिफ, और जिसमें कि उसको सज़ा भी मिल सकती है, जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है। सबसे लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, वो है कि अपॉलॉजी, कि क्या अगर डिफेंडेंट जो है वो अपॉलॉजी, अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो क्या उसको छूट दी जा सकती है? तो इंग्लिश लॉ में हाँ ऐसा है कि उसको छूट दी जा सकती है, और कभी कभी किसी मामलों में इंडियन लॉ में भी ऐसा देखा गया है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो बिना किसी शर्त के अगर माफ़ी मांग लेता है, अपॉलॉजी करता है, तो भी उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है, या उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है डिफेमेशन का, ये कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यूनिट 2 में, वो हम डील करेंगे न्यूसेंस। छोटा सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।